देखिए इसमें वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से एंड किया था। तो हमने एंड किया था nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, 1/Ct की पावर n-1 -1/C0 की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 Kt, where n is not equal to 1। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द हाफ लाइफ, फाइंड आउट द हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, फाइंड आउट द हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। करिए, ठीक है। देखो, आफ्टर t हाफ Ct इज इक्वल टू C0/2, तो पुट इन 1, तो 1/C0/2 की पावर n-1 -1/C0 की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 Kt। तो ये आ गया 2 की पावर n-1 अपॉन C0 की पावर n-1 माइनस 1/C0 की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 Kt हाफ। ठीक है, तो ये सिंपली हो जाएगा t हाफ, यहां लिख देता हूं ऊपर कि t हाफ कितना हो जाएगा, 2 की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन C0 की पावर n-1। ठीक, और ये 1/K n-1। ध्यान रखना n इज नॉट इक्वल टू 1, ध्यान रखना n इज नॉट इक्वल टू 1, ये लिख लो। तो देखो इससे हमारा इंटरप्रिटेशन क्या आया, इसमें रख के देख लो, तुम्हारा आ जाएगा, हर एक का आ जाएगा, हर एक का आ जाएगा। चलो ट्राई कर लेते, देखते हैं ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। चलो भाई, जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं आप, जीरो ऑर्डर के लिए। तो टी हाफ कितना आएगा, 1/K 2 - 1, नहीं n तो 0 है, चलिए निकाल लेना, ये आ जाता है, आ जाता है यार। ठीक है, तो अब देखो n तो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो तो कांस्टेंट है या वो तो फिक्स्ड है फॉर अ रिएक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये देखो, ये तो पूरा फिक्स्ड है, ये तो पूरा फिक्स्ड है, लेकिन किसी भी रिएक्शन में उसका ऑर्डर तो चेंज कर नहीं सकते। हम उसका क्या चेंज कर सकते हैं, ये तो हम सीधे सीधे क्या बोल देंगे कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, ये देखो खुद देख लो भाई, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में टी हाफ प्रोपोर्शनल टू C0 की पावर 0 - 1, यानी प्रोपोर्शनल टू C0 की पावर 1। ठीक है, याद करो हाफ लाइफ होती कितनी थी, याद करो C0/2K होती थी। तो बताओ टी हाफ प्रोपोर्शनल टू C0 की पावर 1 है, यही था। फर्स्ट ऑर्डर में हालांकि ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मान लो चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू C0 की पावर 1 - 1, यानी C0 की पावर 0, एनीथिंग टू की पावर 0 इज 1, यानी टी हाफ इज नॉट प्रोपोर्शनल। देखो इंडिपेंडेंट आ गया, दिस इंप्लाइज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ प्रोपोर्शनल टू
सी नॉट की पावर 1। थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिख लो भाई। देखिए अब तक ये आप भूल गए होंगे कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे। भाई हम टॉपिक पढ़ रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर उसमें हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा। पहले पढ़ा था हमने इनिशियल रेट मेथड, दूसरा हमने क्या पढ़ा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड में क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर के 2 लेक्चर हुए और जीरो और हायर ऑर्डर का 1 लेक्चर हुआ। तो आज हम उसका तीसरा पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसका तीसरा मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड ये सबसे सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो आपको पता है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर n-1। अब मान लो एक्सपेरिमेंट 1 में, ठीक है, और इन फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट, है कि नहीं। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में अगर टी हाफ 1 है और इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में टी हाफ 2 है और कंसंट्रेशन क्या है 2। तो सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू सी नॉट 2 अपॉन सी नॉट 1 इसकी पावर n-1। बस ये उल्टा आ जाएगा, ये 1 था तो ये नीचे 1 है, ये 2 है नीचे तो ये ऊपर 2 है। लिखो फिर इसमें सवाल कराता हूं, बहुत आसान है। जहां पर n क्या है भाई आपको बताइए, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखो क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन initial pressure of the reactant is 5 atm. In a reaction initial pressure of reactant is 5 atm. The pressure is reduced to 2.5 atm in 30 seconds. Pressure is reduced to 2.5 atm. ये क्वेश्चन नंबर 58 है जहां तक मुझे पता है, ये क्वेश्चन नंबर 58। फिर से बोल रहा हूं, इन अ रिएक्शन इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज 5 atm. The pressure is reduced to 2.5 atm in 30 seconds. The pressure is reduced to 2.5 atm in 30 seconds. In another experiment, initial pressure of reactant is 10 atm. In another experiment, initial pressure of reactant is 10 atm. The pressure is reduced to 5 atm in 15 seconds. The pressure is reduced to 5 atm in 15 seconds. What is the order of reaction?
देखो, सबसे पहले ये जी डेटा दिया हो, ऑर्डर पूछा हो, पहले चेक करो हाफ लाइफ अगर दी, सबसे पहले ये चेक करो कहीं फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर चेक करना बहुत आसान है। कैसे? देखो, इनिशियल प्रेशर कितना था? 10 एटीएम, ठीक नहीं 5 एटीएम, 5 से 2.5 एटीएम यानी आधा हो गया। आधा हो गया कितने टाइम में? 30 सेकेंड में। आधा हो गया 30 सेकेंड में। और जब इनिशियली 10 एटीएम था तो आधा हो गया 15 सेकेंड में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं हो सकती? सोचो, ये अगर फर्स्ट ऑर्डर होती तो आधा होने में हर बार सेम टाइम लगता है, आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर में आधा होने में हर बार सेम टाइम लगता है। तो 10 से 5 अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होती तो अगर 5 से 2.5 होने में 30 लग रहे हैं तो 10 से 5 होने में भी कितने लगते? 30 सेकेंड ही लगते। और 100 से 50 होने में भी कितना टाइम लगता? 30 सेकेंड ही लगते। 1000 से 500 होने में भी कितना लगता? 30 सेकेंड ही लगते। 10,000 से 5,000 होने में भी कितना लगता? 30 सेकेंड ही लगते। समझ रहे बात को? तो इसलिए पहली बात तो ये चेक करो कि ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। अब दोनों में आधा आधा हुआ है, यानी दो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट 1 हो गया, ये एक्सपेरिमेंट 2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? इनिशियल। तो दोनों आधे आधे हो गए, यानी उसका दिया है। तो बताओ क्या लिखोगे? T12 या T12 अपॉन T12 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? यहाँ 1 है नीचे, तो यहाँ 1 ऊपर कर दो, उल्टा आएगा पावर n-1। तो T12 यानी 15 अपॉन 30 T12 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन किसका लिखना है? इसका ऊपर लिखना है, T12 का लिखना है। 5 इनिशियल इसमें कितना था? 5 एटीएम अपॉन नीचे कितना है? 10 एटीएम की पावर n-1। ये कटा, ये आया 1/2, ये कटा, तो देखो ये 1/2 को क्या लिख सकता हूं? 1/2 की पावर 1। कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग n-1 इज इक्वल टू 1, तो n कितना आ जाएगा? 2। यानी ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लिखो hence it is second order reaction. Hence it is second order reaction. ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। In a reaction 50% reaction is completed in 100 seconds. In a reaction 50% reaction is completed in 100 seconds and 75% reaction is completed in 300 seconds. What is the order of the reaction? What is the order of the reaction?
देखो ये बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है। ये अभी आप इस टॉपिक के अंदर कर रहे हो तो फिर भी शायद आप कर लो, लेकिन इंडिपेंडेंटली ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको करना बहुत टफ है, ये सोच पाना इज वेरी डिफिकल्ट। क्या कह रहा है 50% इज कंप्लीटेड इन, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी तो ए से A/2 हो गया कितनी देर में 100 सेकेंड में। ये क्या हुई 50% कंप्लीट हो गई। अब 75% कंप्लीट कब होगी, जब ये ए का A/4 बचे। बोलो भाई है कि नहीं रिमेनिंग, ये कितनी हो गई 75% कंप्लीट, क्योंकि कितना बचा A/4। तो इस टोटल में कितना टाइम लग रहा है 300 सेकेंड। तो यहां कितना टाइम लग रहा होगा 200 सेकेंड। तो देखो जब इनिशियल कंसंट्रेशन, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी तो टी हाफ कितना था 100 सेकेंड्स, और जब इनिशियल कंसंट्रेशन A/2 है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन A/2 है तो बताओ हाफ लाइफ कितनी है 200 सेकेंड। समझे ना बात को, जब इनिशियल कंसंट्रेशन A थी तो हाफ लाइफ कितनी थी 100 सेकेंड, और जब इनिशियल कंसंट्रेशन A/2 थी तब हाफ लाइफ कितनी थी 200 सेकेंड। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ अंडर ए तो टी हाफ 100, इनिशियल कंसंट्रेशन A/2 तो टी हाफ 200। तो बस कर लो क्या भाई टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे C01 अपॉन C02 की पावर n-1। तो टी हाफ 2 ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो टी हाफ 2 यानी A/2, टी हाफ 1 यानी अपॉन A इज इक्वल टू C01 सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। टी हाफ 2 कितना है 200, ये कितना है 100, C01 कितना है A अपॉन A/2 पावर n-1। तो ये कटा, ये कटा, ये आ गया 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n-1 यानी 2 की पावर n-1। तो बस therefore 1 इज इक्वल टू, तो ये भी क्या आ गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस आल्सो कम्स आउट टू बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी आपकी आ गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये बड़ा प्यारा सवाल है, इस तरह से इसने घुमा के दिया ये सवाल कि नॉर्मली बच्चे नहीं कर पाते। जिस बच्चे ने ये सवाल कर लिया है इट इज रियली अप्रिशिएबल, जिसने ये सोच के जो गिवन टाइम था अगर उसमें कर लिया है तो ठीक है। तो ये मेथड भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें कायदे से पढ़ना चाहिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने के पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा क्या पढ़ें कोलिजन थ्योरी। पहले हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। तो पहले हम पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी। चेक करा था रिकॉर्डिंग हो रही थी। देखिए कोलिजन थ्योरी, जैसे सपोज करिए ये जो है बंद पेन आपका प्रोडक्ट है, कौन सा, ये नहीं, ये आवाज सुनी, तो ये बंद पेन आपका प्रोडक्ट है, ये दोनों रिएक्टेंट है, एक ये और एक ये। तो प्रोडक्ट कब बनेगा जब ये बंद हो जाएगा। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे 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 क्या करते हैं घूमते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे टकराते रहते हैं।
तो प्रोडक्ट कब बनता है? प्रोडक्ट तब बनता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो अब देखो कोलाइड करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो ये कोलाइड करे जा रहा है, प्रोडक्ट बन पा, जब एकदम रैंडम कोलिजन करा रहा है। अब देखो तो कोलाइड करके प्रोडक्ट बनेगा, उसके लिए क्या जरूरी है कि इसका ओरिएंटेशन ऐसे हो, इसका ओरिएंटेशन ऐसे हो, ये देखो। लेकिन अभी भी प्रोडक्ट नहीं बना। प्रोडक्ट कब बनेगा? अब जब ये पेन बंद हुआ, खुद देखो अभी भी प्रोडक्ट नहीं बना। प्रोडक्ट कब बनेगा? जब ये पेन बंद होगा। तो ये बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ी। इस पेन को बंद करने के लिए मुझे थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ी। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। मॉलिक्यूल ऐसे 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 मोशन करते रहते हैं और इस मोशन के दौरान वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड। तो कोलिजन के बाद प्रोडक्ट कब बनता है? जब दो चीजें होनी चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब जैसे ये देखो ये ऐसे है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये है तो अब प्रोडक्ट बनेगा। पहला क्या होना चाहिए? प्रॉपर, अभी लिखने की जरूरत नहीं, मैं सब लिखाऊंगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरा क्या होना चाहिए? एक मिनिमम एनर्जी। जैसे मैंने पेन बंद किया था, पेन बंद करने के लिए क्या चाहिए थी? मिनिमम एनर्जी चाहिए, तभी ये पेन जब ताकत लगाओगे तभी बंद होगा। तो ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए कोलिजन थ्योरी के लिए, ठीक है। तो खुद देखो, तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, जैसे अगर 10 टू द पावर 20 कोलिजन्स होते हैं तो उसमें से केवल एक कोलिजन से क्या बनता है, प्रोडक्ट। 10 टू द पावर 20 कोलिजन्स अगर होते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक कोलिजन क्या देता है, प्रोडक्ट। बाकी कोलिजन वेस्ट हो जाते हैं। क्यों वेस्ट हो जाते हैं? क्योंकि उनमें ये दो चीजें नहीं होती। तो फिर से बता रहा हूं, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो है वो आपस में रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन के दौरान वो कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए? दो चीजें जरूरी होनी चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, दूसरा मिनिमम एनर्जी। इसीलिए क्या होता है, कितने ज्यादा, मैं तो 99.9% में ही बोल सकता, खुद सोचो 10 टू द पावर 20 कोलिजन्स में से सिर्फ एक कोलिजन क्या होता है, सिर्फ एक कोलिजन क्या होता है, इफेक्टिव। बाकी सारी कोलिजन क्या होते हैं, वेस्ट। और इसीलिए रिएक्शन को होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो लिखो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी reaction takes place, according to collision theory reaction takes place only by collision of reactant, only by collision of reactant, but each collision do not result into product formation, but each collision do not result into product formation. Only a very few collisions are effective collisions. Only a very few collisions are effective collisions. ब्रैकेट में लिखो, only one collision out of 10 to the power 20 collisions is effective collision. देखो only one collision, out ब्रैकेट में लिखो, is effective collision. ठीक है, आगे लिखो, only effective collision results into product. Only effective collisions result into product. ठीक, आगे लिखो, for effective collision two things are required. For effective collision two conditions are required. पहला,
प्रॉपर ओरिएंटेशन, दूसरा मिनिमम एनर्जी। इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, देखो भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन। फिर रुको, लाइन चेंज करके लिखो कि only 1 out of 10 to the power 20 collisions, only 1 out of 10 to the power 20 collisions is effective collision. Only 1 out of 10 to the power 20 collision is effective collision. That is why reactions are slow. That is why reactions are slow and take time to proceed. That is why reactions are slow and takes time to proceed. एग्जाम्पल देखो, हेडिंग कर लो प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे H2 plus I2 gives 2HI। जैसे तो ये पेन वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ये प्रॉपर इस तरह होगा तभी ये जाके होगा। अब सोचो भाई H2 का ये मॉलिक्यूल है, I2 का ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2 का ये है, I2 का ये आपस में ऐसे कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, खुद देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आप खुद देखो। ये देखो, अब बताओ, ये जब H2 और I2 इस तरह से कोलाइड करेंगे तब क्या होगा? देखो क्या बनेगा, तब क्या बनेगा? प्रोडक्ट। ठीक है, अभी लिखना नहीं, पहले इसको समझ लो। ये देखो क्या है? रिएक्टेंट्स। और ये क्या है? प्रोडक्ट्स। इधर क्या रिएक्टेंट्स, इधर क्या है? प्रोडक्ट। लेकिन जब ये कोलाइड करेगा तुरंत तो बन नहीं जाएगा। खुद सोचो, जब ये पेन बंद हुआ तो एक कुछ तो थोड़ा सा प्रोसेस लगा होगा ना इस पेन को बंद होने में। एकदम ऐसे तो हुआ नहीं पेन बंद, एक थोड़ा सा तो ऐसे करके मूव हुआ होगा। तो ये जब होता है तो यानी देखो कैसे हुआ होगा, इसको इसमें समझो भाई। पहली बात तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा होगा। ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा होगा। ठीक है, आयोडीन का आयोडीन से भी यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, तो आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड भी क्या होगा? टूट रहा होगा। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड बन रहा होगा। हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड क्या हो रहा होगा? बन रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा। और ये क्या हो रहा होगा? फॉर्म हो रहा होगा। ये धीरे धीरे ब्रेक होता जाएगा, ये धीरे धीरे बनता जाएगा, तो धीरे से ये गायब हो जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। समझे ना बात को? तो देखो ये बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा। आयोडीन आयोडीन का क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ब्रेक हो रहा होगा और आयोडीन आयोडीन का ब्रेक हो रहा होगा। और हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड बन रहा होगा और हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड बन रहा होगा। तो फिर फाइनली क्या होगा कि इस तरह के अलग अलग हो जाएंगे। तो जब भी रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा तो हमेशा एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है। ये देखो, इस इंटरमीडिएट स्टेज को यहां लिख लो, क्या बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होंगे और यहाँ पे क्या है? बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे। इस इंटरमीडिएट स्टेज को क्या बोलते हैं? डिनोट करते हैं इससे। ये एक लाइन बनाई, ये बड़ी लाइन, ये थोड़ी सी छोटी लाइन, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। खुद देखो, अगर ये ऐसे कोलिजन होता तो प्रोडक्ट नहीं बनता। खुद देखो, ये हो जाता, फिर ये H और ये I का भी साथ में कैसे मिलता, लेकिन अगर ये ऐसे होगा तो प्रोडक्ट बनेगा।
तो ये वाला क्या है, नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन, और इसमें क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर इसका दूसरा नाम भी है ट्रांजिशन स्टेट। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, before reactants convert into product, before reactants convert into product, they must pass through an intermediate stage, they must pass through an intermediate stage which is known as transition state, which is known as ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, लाइन चेंज करके लिख लो कि ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज एनर्जी ग्रेटर देन बोथ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, greater than both reactants as well as products, reactants as well as products। ठीक है, दूसरा लिख लो, मिनिमम या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब भाई ये टकराएंगे तो इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, जैसे पहले ये बंद करने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो लिखो। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं इसको, नहीं एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखो। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मत लिखना, वो गलत होगा, देखो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be possessed, it is the minimum amount of energy which must be possessed by molecules for effective collision, which must be possessed by molecules for effective collision। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो, इफ एनर्जी ऑफ reactant molecules, if energy of reactant molecules is less than threshold energy, if energy of reactant molecules is less than threshold energy, then collisions are ineffective and products will not be formed। And products will not be formed। फिर लाइन चेंज करके लिख लो कि very few collisions are effective collisions, very few collisions are effective collisions, most collisions are ineffective collision, most collisions are ineffective collisions, that is why reactions are slow, that is why reactions are
जनरली स्लो। देखिए अगर हम ग्राफ बनाए एनर्जी वर्सेस, यहां पर लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो सपोज करो ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये देखो ये जो इसकी हाइट है इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, इधर क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्शन क्या हो रही है R से P, इधर क्या है, प्रोडक्ट। तो अब ये डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये होगी एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक, अब देखो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आपको बताया था अभी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट से भी ज्यादा होती है। और अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है तो पहले उसको पास होना पड़ेगा किससे, ट्रांजिशन स्टेट से, यानी कि उसके पास मिनिमम, ये देखो तो ये एनर्जी क्या हो गई, ये जो एनर्जी है इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इतनी एनर्जी टोटल होनी चाहिए रिएक्टेंट के पास, तभी वो रिएक्टेंट से क्या होगा, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए तभी वो रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखो इसको, अब इसको रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी और मिल रहा है, सपोज इसकी एनर्जी 10 है और यहाँ पे एनर्जी है 30, तो ये इसको 20 और मिल जाए तो ये यहाँ पहुंच जाएगी, है कि नहीं भाई। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और सपोज ये रिवर्सिबल है, तो ये देखो रिवर्सिबल में इससे ये बनाना है तो फिर इसको यहां पे तो पहुंचना ही पड़ेगा, ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो फिर इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है भाई, अब देखो, अब अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यानी ER प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर क्या लिख सकते हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये देखो लिख लो।
ठीक है, अब हेडिंग डालो छोटा सा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। मैं बार बार बोलता हूं, मुझे पॉज करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट, देखो होता क्या है कि जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, वैसे टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो खुद सोचो, यानी उनकी क्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। तो भाई पहले सोचो ये स्पीड थी, ऐसे कोलाइड होते थे, अब ये स्पीड हो गई। तो खुद सोचो, पहले 1 सेकंड में सिर्फ एक कोलिजन होता था, अब 1 सेकंड में क्या होगा, 1 से ज्यादा कोलिजन होगा, है कि नहीं। तो स्पीड बढ़ेगी तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। तो जब टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी क्या होंगे, ये भी बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, लिखो टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन कि व्हेन जनरली, जनरली बहुत जरूरी, जनरली व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, generally when temperature is increased by 10 degrees Celsius, generally when temperature is increased by 10 degrees Celsius, rate of number of effective collisions becomes double, number of effective collisions becomes double, number of effective collisions becomes double, therefore rate of reaction also doubles, therefore rate of reaction also doubles। ठीक, अब देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये क्या होता है, के टी प्लस 10 अपॉन के टी, ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 होता है, कई बार डबल होता है, कई बार 10 डिग्री बढ़ाया बस। टी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन। तो 10 से बढ़ाने से क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया, 2 से 3 टाइम्स। जनरली क्या हुआ, ये बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया, 2 से 3 टाइम्स। अगर गिवन नहीं है देन टेक 2 लेवल। टेम्परेचर भी नहीं गिवन है तो क्या लोगे जनरली, ये छोड़ो। अच्छा, अगर गिवन नहीं है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या लोगे, 2। तो इसीलिए हम जनरली क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है 10 डिग्री बढ़ाने पर। ठीक है, ठीक है, तो सवाल करो, लिखो। A chemical reaction was carried out at 300 Kelvin. A chemical reaction
was carried out at 300 Kelvin and at 280 Kelvin. The rate constant was found to be K1 and K2. Rate constant was found to be K1 and K2 respectively. Find out the relation between K1 and K2. Find out the relation between K1 and K2. करो भाई। देखो सोच के देखो 280 से 300 लेके आओ, ठीक। अब देखो अगर ये K1 है, अगर ये K2 है तो 10 डिग्री बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा 2K2। 10 डिग्री बढ़ाने से ये कितना हो जाएगा 2K2, और फिर और ये 10 डिग्री बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा 4K2, और गिवन है कि ये कितना है K1, तो बस K1 इज इक्वल टू क्या आ गया 4K2, खत्म। अगला क्वेश्चन, what will be the effect on rate of reaction if temperature is increased by, if what will be the, देखो पहली बात तो ये है कि जो रेट कांस्टेंट है, याद करो वो कांस्टेंट होता था लेकिन टेम्परेचर के साथ क्या होता था, चेंज होता था। अभी आपको बताया, ये देखो इसमें ये भी लिख लो कि K भी बढ़ेगा। ये देखो बेटा पिछली बार लिख लो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो K भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, ये भी लिख लो, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो अब देखो, तो पता नहीं मैंने क्वेश्चन बोला कि नहीं, मैं फिर से बोल देता हूं। तो K देखो इसमें चेंज हो गया, इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज हो गया। 280 पे K2 है, 290 पे 2K2 है और 300 केल्विन पे 4K2 है। तो ये देखो रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे चेंज हो रहा है क्या, टेम्परेचर। इसके बाद देख लो, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। लिख लो, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब अगला सवाल पता नहीं मैंने बोला था कि नहीं, ये भी क्या था, 58 मान लेते हैं, मान लो 59 क्वेश्चन नंबर। लिखो, नंबरिंग मुझे याद नहीं है तो आप अपने हिसाब से कर लेना, मेरे हिसाब से इसी के आसपास होगी। लिखो कि इफ टेम्परेचर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius. What will be the effect on rate constant if temperature is increased from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius?
देखो दो तरीके करने के, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के 2 इंटू के 2 की पावर 2 के, भाई डबल होता जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 4 के, 2 की पावर 5 के, 2 की पावर 6 के, 2 की पावर 7 के, 2 की पावर 8 के, 2 की पावर 9 के। तो सिंपल सी बात है, तुम सीधे सीधे लिख सकते थे कि K2 इज इक्वल टू, भाई चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, देखो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना है भाई, 90 डिग्री सेल्सियस। तो बस तो 10 डिग्री पे डबल होता था, तो देयरफॉर K2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9 K1, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। बस तो ये याद रखो, चेंज इन टेम्परेचर निकालो, अगर 90 डिग्री है तो यहाँ क्या लगा दिया, 2 की पावर 9। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 लिखो। The rate constant for a reaction, the rate constant for a reaction doubles, the rate constant for a reaction doubles after, rate constant of a reaction doubles after every 10 degree Celsius rise in temperature, doubles after every 10 degree Celsius rise in temperature. What will be the effect on rate constant? What will be the effect on rate constant if temperature is increased from, if temperature is increased from 300 Kelvin to 350 Kelvin, 300 Kelvin to 350 Kelvin? करो, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था कुछ बच्चों का। देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना है भाई, 350 माइनस 300 इज इक्वल टू 50 केल्विन। याद करो डिग्री सेल्सियस या केल्विन में चेंज तो क्या होता था, सेम ही होता था ना, तो बस K2 कितना हो गया, 50 डिग्री का चेंज है तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 4, 8, 16, 32। बताओ, ठीक है, हो गया ये। तो सर अब सवाल ये उठता है कि रेट कांस्टेंट डबल हो जाता सीधे सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस राइज में। तो क्वेश्चन ये है कि 10 डिग्री सेल्सियस राइज में रेट कांस्टेंट डबल क्यों हो जाता है, वाई रेट कांस्टेंट। ये बोर्ड का सवाल भी आ सकता है, तो लिखो ऊपर बोर्ड भी लिख लेना कि वाई, ऑब्जेक्टिव में तो आ ही सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है वाई। और मैं सही बताऊं तो ये क्वेश्चन आईएएस के मेंस में भी आ चुका है। लिखिए, वाई रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। वाई रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से वही बात, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों बढ़ जाती है भाई, मेजर रीजन क्या है। तो देखो एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से समझना,
total number of effective collisions is equal to total number of collisions into fraction of molecules having minimum energy and proper orientation। सोचो जरा, एक बार सोचो इसको। भाई खुद बताओ, अगर 100 कोलिजन होते हैं, अगर 100 कोलिजन होते हैं, ठीक है, और उसमें से केवल 1/4 कोलिजन के पास क्या है, ऐसा समझो, के पास क्या है, मिनिमम एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या लिखोगे? 100 इंटू 1/4, यही तो लिखोगे भाई। अगर मान लो 100 टोटल कोलिजन होते हैं और 1/4 कोलिजन के पास क्या है, मिनिमम एनर्जी, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या लिखोगे? टोटल कोलिजन्स इनटू फ्रैक्शन जिसके पास क्या है, मिनिमम एनर्जी या ओरिएंटेशन, तो क्या बोल दोगे? 25। तो वही बात यहाँ लिखी है कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे, टोटल जितने कोलिजन्स होंगे इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मिनिमम एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो अब देखो, लिखो कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature, both total number of collisions increases as well as total on increasing the temperature, both total number of collision increases as well as fraction of molecules having as well as energy of molecules also increases, as well as energy of molecules also increases। तो ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये भी बढ़ेगा, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेगा, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। तो प्रश्न ये उठता है कि मेजर फैक्टर कौन सा है? मेजर फैक्टर ये वाला है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, या फिर मेजर फैक्टर ये है? तो लिखो कि अब देखो, पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो ये देखो, ये क्या है, कोलिजन नंबर। याद करो ये गैसियस स्टेट में पढ़ा था। ये क्या इंडिकेट करता है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, गैसियस स्टेट में पढ़ा था हमने, √T के। ठीक, सपोज करो 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये Z1, ये Z2। तो Z2 अपॉन Z1 कितना हो गया, √ ये हो गया 310 केल्विन, 300 केल्विन। तो ये आ जाएगा 1.016। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री, अगर पहले यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1000 कोलिजन्स होते थे, अगर 27 डिग्री सेल्सियस पर 1000 कोलिजन्स होते थे, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से अब कितने कोलिजन हो रहे हैं, 1016। दैट्स इट। ये देखो, यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े तो, लेकिन कितने बढ़े? अगर 1000 थे तो सिर्फ कितने बढ़े, 16। जबकि अगर ये मेजर फैक्टर होता तो इसको कितने होने चाहिए थे, डबल हो जा रहा है। और यहां तो कितना बढ़ रहा है, 16, यानी 1% भी नहीं बढ़ रहा।
टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने बढ़ रहे हैं? 1% भी नहीं, 1.5% बढ़ रहा है बस, लेकिन रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है। और ये कितना, ये होना कितना चाहिए था? अगर ये मेजर फैक्टर होता तो ये कितना होना चाहिए था? ये 1000 से कितना हो जाना चाहिए था? 2000, ये एटलीस्ट 1500, 1800, लेकिन ये कितना बढ़ा? 1000 से केवल कितना हुआ? 1016। यानी ये बिल्कुल भी ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता। हो तो रहा है डबल, डबल यानी 100% इंक्रीज, और इसमें कितनी इंक्रीज हो रही है? केवल 1.6%। तो लिखो इसके बाद, लिखो ये खुद देखो ना, इसको क्या लिख सकते थे भाई? Z2 इज इक्वल टू 1.016 Z1। तो लिखो इसको, देखो, दो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, दो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, total number of collisions increases, total number of collisions increases, but the increase is not significant, but the increase is not significant। ब्रैकेट में लिख लो कि पहले अगर 1000 कोलिजन होते थे, पहले अगर 1000 कोलिजन होते थे तो अब केवल 1016 कोलिजन होते हैं। पहले अगर 1000 कोलिजन होते थे तो अब केवल 1016 कोलिजन होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो लिख लो हेंस द मेन रीजन, हेंस द मेन रीजन of increase of doubling the rate constant, hence the main reason of doubling the rate constant is due to increase in energy of total number of molecules, is due to increase in energy of total number of molecules। ठीक है, अब हेडिंग डालो सेकेंड फैक्टर। देखो, याद करो, गैसियस स्टेट में ये पढ़ा था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, याद है ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। ठीक, अब देखो होता क्या है। सपोज इतने, भाई यहां पर क्या लिखते थे हम? वेलोसिटी लिखते थे। वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हो? एनर्जी भी लिख सकते हो। और यहां पर क्या लिखते थे? याद करो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, याद करो, यहां क्या लिखते थे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब याद करो, एरिया अंडर द कर्व क्या देता था? सपोज ये एरिया मैं लूं तो ये एरिया क्या देता था? बताओ, ये एरिया बताता था क्या? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एरिया क्या बताता था? हमेशा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो सपोज ये T डिग्री सेल्सियस पर है, याद करो टेम्परेचर बढ़ाने से ये कर्व ऐसे हो जाता था, आगे जाता था और हाइट कम हो जाती थी, ये T + 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब सोचो ये क्या थी, मिनिमम एनर्जी। तो पहले देखो मिनिमम एनर्जी केवल इतने मॉलिक्यूल्स के पास थी, ये जो पहले ब्लैक से किया है, ठीक है। अब देखो मिनिमम एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स के पास हो गई, मान लो ये एरिया हो गया A B C D, पहले T डिग्री सेल्सियस पर A B C D एरिया, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन अब देखो, ये देखो अब T डिग्री सेल्सियस, अब अगर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो ये पूरा हो गया, तो ये मान लो E F, तो खुद बताओ T + 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ, E F D B एरिया, खुद सोचो। तो ये जो E F D B एरिया है ये क्या है बताओ, बताओ E F D B एरिया क्या है, अप्रोक्सीमेटली डबल से भी ज्यादा होता है किसके, A B C D के। ये देखो ये क्या था A, ये क्या था B, ये क्या था C, ये क्या था D। तो देखो क्या हुआ, कोलिजन नंबर भी बढ़ा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े, लेकिन मेजर रीजन क्या बढ़ा, मेजर रीजन ये बढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स के पास एक मिनिमम एनर्जी थी वो बढ़ गई। वो मॉलिक्यूल जिनके पास क्या थी, मिनिमम एनर्जी, पहले 100 में केवल 10 मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी थी, तो अब 100 में 20 मॉलिक्यूल के पास होगी क्या, मिनिमम एनर्जी। सो दिस इज द मेजर रीजन। ग्राफ बना के यहां पे भी लिख लो कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर molecules having minimum energy increases. On increasing the temperature, molecules having minimum energy increases. ठीक है, तो लिख लो इसके बाद कि hence major reason for increase in rate constant, hence major reason for increase in rate constant is not increase in क्या बोलते हैं, total number of collisions, is not increase in total number of collisions, it is due to increase in total number of effective collisions. It is due to increase in total number of effective collisions. ठीक है, अब हेडिंग डालो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, लिखो इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the extra amount of energy required by reactant molecules. It is the extra amount of energy required by reactant molecules above the average energy of reactants,
so that their energy becomes equal to threshold energy and collision becomes effective. ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी इज नेवर कंज्यूम्ड, it is given only once, it only shifts from one molecule to another, इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे भाई आप किचन में गैस खोलेंगे तो गैस में क्या होता है, एक बार ही तो आपको लाइटर से या मैच स्टिक से आग देनी होती है, बस वो जलने लगता है और जलता ही रहता परमानेंटली जब तक गैस नहीं खत्म हो जाएगी। तो वो जो आप पहली स्पार्क देते हो उसे, वही पहली स्पार्क क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो अभी हमने किया ही था भाई, ये देखो ये वाला डायग्राम फिर से बनाओ, सपोज ये है, ठीक है, ये क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक, ये क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये क्या बताता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कोऑर्डिनेट मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी। तो देखो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाए, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अगर टोटल इतनी एनर्जी आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो काम बन जाएगा, इतनी उसके पास पहले से है, फिर वही बात, सपोज थ्रेशोल्ड 100 जूल है, इसके बाद 30 पहले से है, इसको कितनी और चाहिए, इसको 70 और चाहिए, तो बस जितनी और चाहिए उसी को क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये इधर से इधर जाएगा अगर सपोज, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां अगर जा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और ये देखो, अगर इसको यहां से यहां जाना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो लिखो भाई, हम क्या लिखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये भी इक्वल है किसके, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो इसमें, ये क्वेश्चन नीट में आया है, क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो, नीट में आ चुका है। एक चीज और ध्यान रखना, डेल्टा एच क्या होता है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, ये देखो डेल्टा एच इज मतलब ये लेवल है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का, इसको क्या बताते हैं, डेल्टा एच। ये क्या होता है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ये क्या है, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन लिखो नीट का, in a reaction EA forward and EA backward are
80 joule and 60 joule respectively. 80 joule and 60 joule respectively. If average energy of reactant is 350 joules, if average energy of reactant is 350 joules, calculate energy of product, calculate energy of product, threshold energy, calculate energy of product, threshold energy and delta H. देखो ये बेटा नीट का क्वेश्चन है। ये फॉरवर्ड कितना दिया है 80 जूल, ये बैकवर्ड कितना दिया है 60 जूल, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी है 350 जूल। ठीक, तब एक बात बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस ये फॉरवर्ड, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यानी 350 प्लस 80 जूल इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 430। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड यानी 430 जूल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नहीं दी है, निकालनी है, प्लस बैकवर्ड रिएक्शन 60 जूल, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी भाई 370 जूल। ये देखो आ गया। अब डेल्टा एच निकालना है, कहाँ लिखूं? तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, फॉरवर्ड कितनी है 80 जूल, बैकवर्ड कितनी है 60 जूल, ये आ गया प्लस 20 जूल। डेल्टा एच पॉजिटिव यानी ये कैसी रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कैसी रिएक्शन है भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, देखो नोट, अगर ये फॉरवर्ड इक्वल हो जाए किसके ये बैकवर्ड के, तो क्या होगा डेल्टा एच तो 0 हो जाएगा लेकिन डेल्टा जी 0 नहीं होगा और ना ही डेल्टा एच 0 होगा। डेल्टा जी 0 कब होता था याद करो इक्विलिब्रियम पर। डेल्टा जी क्या होता था गिब्स फ्री एनर्जी
तो डेल्टा एच क्या होता है? एंट्रोपी। अब ये पढ़ाना बचा है आपको, एक बैच में पढ़ा दिया, न्यूक्लियस और एरो में पढ़ा दिया, फ्लैश में बचा है। डेल्टा एच क्या है? एंट्रोपी। तो ये क्या होता है? मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। दिस इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन for the reaction कितने हो गए यार? वो 61 था, ये 62। for the reaction लिखते चलो। ठीक, इसके लिए EA1 है, इसके लिए EA2 है। ठीक, तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला EA1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स EA2। दूसरा EA1 इज ग्रेटर देन EA2। तीसरा EA1 इज लेस देन EA2। चौथा EA1 इज हाफ ऑफ EA2। पांचवा EA1 इज इक्वल टू EA2। छठा कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। बताओ भाई, जल्दी बताओ। हाँ भाई बताओ। अरे सिंपल सी बात है, ये एक्टिवेशन एनर्जी तो इतनी रहेगी, चाहे तुम जैसे भी लिखो लिखो। एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। अब हेडिंग डालो, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भाई देखो, एक्सोथर्मिक क्या होती है भाई? रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। ठीक, सपोज ये 100 जूल था, 20 जूल निकल गया, तो बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? प्रोडक्ट से ज्यादा। और डेल्टा एच एक्सोथर्मिक के लिए क्या बोलते हैं? नेगेटिव। ठीक है। दूसरा एंडोथर्मिक, रिएक्टेंट प्लस एनर्जी गिव्स प्रोडक्ट। तो मान लो ये 100 जूल था प्लस 20 जूल, तो ये कितनी हो गई? 120 जूल। तो इसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो डेल्टा एच क्या हो जाता है इसमें? पॉजिटिव। लिखो पहले तो, ठीक है। लिख लिया? ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ बना हुआ है?
एंडोथर्मिक का कि एक्सोथर्मिक का, बताओ, खुद बताओ। इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट प्लस ये क्या है, इतनी एनर्जी निकल गई। कितनी एनर्जी निकल गई? इतनी एनर्जी जो है वो क्या हुई, निकल गई। तो ये कौन सा बना रखा मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, किससे, रिएक्टेंट से। और अगर यही ग्राफ में बनाऊं किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक के लिए, तो खुद सोचो एंडोथर्मिक में क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी, सॉरी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी किससे, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी किससे, रिएक्टेंट से। ग्राफ देखो यू आएगा, और इसमें खुद देख लो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एच क्या होगा, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। तो ई फॉरवर्ड कम है, ये लेस है, ये मोर है। और ये देखो ये एंडोथर्मिक का ग्राफ, ये ई आर एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये टोटल क्या होगी भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। ये देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी ज्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो फिर से देखो ये वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा एच, और इस बार डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये ज्यादा है फॉरवर्ड वाली, और ये बैकवर्ड वाली क्या है, कम। और यहां पर क्या है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें खुद देख लो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये मोर है, ये क्या है, लेस। ठीक है, तो यहां भी ये क्या है भाई, लिख लेना, ये भी क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इधर क्या है, एनर्जी। तो ये दोनों बना दो। तो ये देखिए कोलिजन थ्योरी का एक पार्ट हो गया। तो अब मुझे उम्मीद है कि 2 से 2.5 घंटे में ये मेजर चैप्टर जो खत्म हो जाएगा। फिर 2 से 2.5 घंटे में मैं इसकी 3 घंटे की एक क्लास लूंगा एडवांस वाली। ठीक है, वो ऑब्वियसली मेडिकल वालों को देखने की जरूरत नहीं है। तो कल मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। ठीक है भाई, आप पॉज करिए यहाँ पर, और पॉज करने के बाद इसको लिख लो। ठीक है, तो पॉज कर लो, मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।